हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को वायरस अर्थात विषाणु के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए। और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पहले वायरस शब्द का अर्थ जान लेते हैं। वायरस का मतलब है पॉइजन अर्थात विष। पॉइजन का क्या अर्थ होता है? विष। यह हिंदी शब्द विषाणु को अलग अलग किया जाए यानी इसका संधि विच्छेद किया जाए तो विषाणु यानी विष के अणु, विषाणु विष के अणु। तो कुल मिलाकर के विषाणु विष के अणु होते हैं। अर्थात कहा जाए तो विषाणु या वायरस प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के बने अविकल्पी परजीवी होते हैं अर्थात ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ये केवल जीवित कोशिकाओं के अंदर ही गुणन करते हैं। मतलब जब तक ये जीवित जीव के शरीर को नहीं पाते हैं तब तक मृत की तरह ही रहते हैं, मरे हुए ही रहते हैं। इसीलिए इनको डिब्बों में बंद करके वर्षों तक वैसे ही रखा जा सकता है। लेकिन उसके बाद जैसे ही जीवित शरीर या जीवित कोशिका को पाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं। विषाणु या वायरस का अध्ययन विषाणु विज्ञान या वायरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि विषाणु का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इसीलिए ये बता दिया कि विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है या विषाणु विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। चलिए अब बताते हैं आपको कि इस विषाणु या वायरस की खोज किसने की थी। तो वायरस अथवा विषाणु की खोज इवानोव्स्की नामक वैज्ञानिक ने किया था। इन्होंने वायरस की खोज सन 1892 ईस्वी में किया था। बता दें कि वैज्ञानिक इवानोव्स्की तंबाकू के पौधे की पत्तियों में चितकबरा जो रोग होता है उसका अध्ययन कर रहे थे कि चितकबरा रोग क्यों होता है। मतलब ये खोज रहे थे कि पत्तियों में चितकबरा रोग क्यों लगता है। इन्होंने एक चितकबरी पत्ती के रस को निकाला और रस को निकाल करके एक अच्छी पत्ती पर रगड़ा तो कुछ समय बाद देखा कि जो अच्छी पत्ती थी उस पर भी चितकबरा रोग लग गया है, वैसे ही रोग हो गया है। इस प्रकार इसी समय इन्होंने बताया कि ये वायरस की वजह से होता है, यानी वायरस की खोज इस प्रकार इन्होंने की थी। कहा जाए तो इन्होंने तंबाकू की पत्तियों पर पहली बार वायरस को देखा था। 20वीं शताब्दी में वायरस से होने वाले रोगों का पता लगाया गया। वैज्ञानिकों ने पता लगाया जैसे खुरपका, मुंहपका रोग पशुओं में, मनुष्य में पीत जर रोग वायरस से होता है, येलो फीवर जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, पोलियो वायरस, गसुआ, चेचक आदि ये जो रोग या घातक संक्रामक रोग हैं ये मानव आबादी में महामारियों के रूप में फैलकर व्यापक तबाही करते हैं। ये वैज्ञानिकों ने सन 20वीं शताब्दी में खोजा था। चलिए अब आपको कुछ वायरसों के चित्र दिखा देते हैं। तो ये तंबाकू की पत्ती का वायरस है अर्थात टीएमबी या टोबैको मोजैक वायरस है। इसमें आरएनए न्यूक्लिक अम्ल और इसी को आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है, ये पाया जाता है। इस पूरे भाग को कैप्सिड कहते हैं। ये जो भाग आप देख रहे हैं ये कैप्सिड है और प्रोटीन का बना होता है। और एक भाग को कैप्सोमियर कहा जाता है। इसमें से जो एक भाग है इसको कैप्सोमियर कहते हैं। और यह चित्र है बैक्टीरियोफेज वायरस का। जीवाणुओं का परजीवी वायरस होता है ये इसके सिर में डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है। जो इसका सिर आप देख रहे हैं इसमें डीएनए आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। और ये वाला इन्फ्लुएंजा का वायरस है। इसकी संरचना में लिपिड्स का खोल होता है। और ये पोलियो का वायरस है जो चित्र आप देख रहे हैं, ये भी आरएनए आनुवांशिक पदार्थ इसमें भी यानी पाया जाता है। और ये जो चित्र आप लोग देख रहे हैं ये है एचआईवी वायरस का। एचआईवी का पूरा नाम आपको बता दें, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। इस वायरस से एड्स हो जाता है। यदि एड्स के बारे में आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है, आप जा कर के देख सकते हैं। तो एड्स हो जाता है जो शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को कमज़ोर करता है। अर्थात एड्स क्या करता है, शरीर में हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को कमज़ोर करता है, कम करता है। तो ये कुछ मैंने आपको संरचनाएं दिखाई वायरसों की और उनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी जानकारी आपको दी है। यदि डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल में अलग अलग वीडियो अपलोड हैं, आप डिटेल से जानकारी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब वायरसों के द्वारा कौन कौन से रोग हो जाते हैं अर्थात वायरस जनित रोग या विषाणु जनित रोगों के नाम आपको बता देते हैं। तो जुकाम जिसे सामान्य कोल्ड या कॉमन कोल्ड कहा जाता है, इन्फ्लुएंजा, पीत ज्वर, खसरा, चेचक, छोटी माता, पोलियो, हर्पीज, रेबीज, गलसुआ, मस्तिष्क शोथ, डेंगू, हिपेटाइटिस, एड्स, कैंसर
आदि ये जो रोग हैं ये सारे विषाणु जनित रोग होते हैं या वायरस से होने वाले रोग होते हैं। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से वायरस जनित रोग कौन सा है या विषाणु जनित रोग कौन सा है, तो इसलिए बता दिया है। आप इनको देख लीजिए और समझ लीजिए कि विषाणुओं के द्वारा होने वाले ये रोग हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि वायरल रोगों का संक्रमण विधि क्या होती है, अर्थात वायरस से होने वाले रोग कैसे फैलते हैं आपको बता देते हैं। तो पहला है वायु के द्वारा, यानी बाई एयर कैसे फैलते हैं। तो कौन कौन से रोग होते हैं, इन्फ्लुएंजा है, जुकाम है, खसरा है, चेचक है, छोटी माता आदि ये जो रोग होते हैं ये वायु के द्वारा इनके वायरस फैलते हैं। जो इनके वायरस होते हैं ये वायु के द्वारा श्वसन मार्ग में पहुंच जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं और इन्फ्लुएंजा, जुकाम, खसरा, चेचक, छोटी माता आदि बीमारियां पैदा करते हैं। फिर दूसरा है संक्रमित भोजन तथा पेयजल के द्वारा, तो बाई इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर के द्वारा हेपेटाइटिस है, पोलियो है आदि रोग हो जाते हैं। यानी आदि रोगों के वायरस भोजन और पीने वाले जल के साथ हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं और ये रोग पैदा करते हैं। फिर नेक्स्ट है मूत्र जनन मार्ग के द्वारा, तो एड्स है या HIV वायरस लैंगिक क्रिया के समय मूत्र जनन मार्ग के द्वारा पहुंचता है। यानी जब सहवास होता है या लैंगिक क्रिया होती है उस समय HIV वायरस जो होता है पहुंच जाता है शरीर में मूत्र जनन के द्वारा और एड्स नामक बीमारी पैदा करता है। फिर अगला है संक्रमित इंजेक्शन की सुई द्वारा, यानी बाई इन्फेक्टेड इंजेक्शन निडल्स के द्वारा, तो हेपेटाइटिस B है और HIV वायरस है ये संक्रमित इंजेक्शन की सुई के द्वारा फैलते हैं। यानी इनके जो वायरस होते हैं ये, जैसे किसी व्यक्ति को सुई लगा दी गई, उसको वायरस था वो, तो अब वही सुई उठा करके दूसरे व्यक्ति को लगाई जाती है तो उसको हेपेटाइटिस B है, HIV वायरस है, ये हो जाते हैं इस प्रकार से। फिर अगला है संक्रमित जानवरों को के काटने से, तो बाय द बाइट इन्फेक्टेड एनिमल्स, यानी यदि कोई जानवर ऐसा है, संक्रमित कुत्ता है, उसके काटने से जैसे रेबीज रोग हो जाता है, इसका वायरस फैलता है। तो जैसे कुत्ते को रेबीज रोग है, उसने किसी को काटा तो क्या होगा कि उसको भी रेबीज हो जाएगा। तो संक्रमित कुत्ते के काटने से रेबीज वायरस, ऐसे ही मच्छर के काटने से डेंगू हो जाता है और पीत ज्वर के वायरस इसी प्रकार से फैलते हैं। तो संक्रमित जानवरों के काटने से इस प्रकार से फैलते हैं। और फिर अगला है संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से, मतलब यदि कोई व्यक्ति में वायरल संक्रमण है, वायरस से पीड़ित है, कोई बीमारी है वायरल जनित, तो यदि उसके संपर्क में आप आते हैं, उसकी वस्तुओं को या किसी न किसी संपर्क में, किसी न किसी तरह से उसके संपर्क में आते हैं, तो आपको भी वो वायरल बीमारी हो जाएगी या वो वायरस आपके शरीर में भी आ जाएगा। यानी इस प्रकार से वायरल रोग फैलते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं ट्रीटमेंट ऑफ वायरल डिसीजेस कैसे होती हैं। तो टीका लगा करके, यानी बाई वैक्सीन्स के द्वारा होता है। तो टीका वायरस जन्य रोगों से बचने के लिए क्या होता है कि वैज्ञानिकों ने अनेक प्रकार के टीके बनाए हैं, बहुत सारे टीके बनाए हैं। तो अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग वैक्सीन्स या टीके बने हुए हैं जिनका विकास किया गया है। और टीका लगाने से मनुष्य की जो प्रतिरक्षा क्षमता होती है, जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, वो बढ़ जाता है, या कहा जाए तो रोग वाले वायरस की क्षमता क्षीण हो जाती है। जो रोग वाला वायरस होता है उसकी जो क्षमता होती है वो क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है। इस प्रकार वायरस जन्य रोगों के प्रसार को रोका जाता है। तो टीके लगा करके कौन कौन से जो टीके लगते हैं, वैक्सीन्स लगती हैं, कौन कौन से जो वायरल जन्य रोग होते हैं दूर होते हैं, जैसे चेचक है, पोलियो है, खसरा है आदि के महामारी प्रकोप से बचने के लिए शिशुओं को उपयुक्त टीके नियमित रूप से लगाए जाते हैं। फिर दूसरे उपचार विधि है रसायन चिकित्सा, यानी केमोथेरेपी। तो केमोथेरेपी में के अंतर्गत बैक्टीरियल रोगों के उपचार के लिए उपयोग में लाए जाने वाले एंटीबायोटिक्स वायरस जनित रोगों के उपचार में प्रभावित हैं, यानी इनसे एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। तो प्रति वायरस औषधियों की संख्या बहुत कम है। जैसे चेचक के लिए थायोसेमिकार्बेजोन है, इन्फ्लुएंजा के लिए राइबाविरिन है तथा हेपेटाइटिस B के लिए फोस्कानेंट आदि एंटीवायरल औषधियां हैं। यानी रसायन चिकित्सा के द्वारा दवाओं को देकर के रोगों को दूर किया जाता है जो वायरल जन्य होते हैं। तो अगला पॉइंट है प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र का मतलब है इम्यून सिस्टम, यानी किसी भी वायरल डिसीज से लड़ने के लिए ये बहुत जरूरी पॉइंट है। तो पहले आपको बता देते हैं कि प्रतिरक्षा तंत्र क्या है। तो इम्यून सिस्टम किसी भी जीव के भीतर होने वाली उन जैविक प्रक्रियाओं का एक संग्रह है जो रोग जनकों को मारकर उस जीव की रोगों से रक्षा करती है। इस परिभाषा में रोग जनकों का मतलब है रोगों को पैदा करने वाले
सूक्ष्म जीव यानी विषाणु अथवा जीवाणु या कोई अन्य रोग पैदा करने वाले जीव। तो कुल मिलाकर के प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यून सिस्टम का अर्थ हुआ रोगों से लड़ने की क्षमता, अर्थात रोगों से लड़ने की क्षमता को ही प्रतिरक्षा तंत्र कहा जाता है, अथवा हमारे शरीर की सुरक्षा सामग्री होती है प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम, या कहा जाए तो संक्रामक रोगों को दूर करने की शक्ति होती है प्रतिरक्षा। तो इसे ऐसे समझें जैसे कोई विषाणु अथवा वायरस हमारे शरीर के संपर्क में आया तो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली उसको मार गिराती है और हमें रोगों से बचाती है, तो उसे ही प्रतिरक्षा तंत्र कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमारे शरीर की जब प्रतिरक्षा तंत्र अच्छा होगा तो जो वायरल डिसीजेज हैं, जो अन्य जीवाणुओं के द्वारा, विषाणुओं के द्वारा जो रोग होते हैं वो हमारे शरीर में नहीं होंगे। तो हमें अपने प्रतिरक्षा तंत्र को पहले मजबूत करना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होगा तो हमें वायरल डिसीजेज या अन्य डिसीजेज जल्दी से नहीं होंगी। तो आशा है आप लोगों को वायरस के बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी, उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को वायरस के बारे में बताएंगे जिसके अंतर्गत वायरस जीवित है या निर्जीव है, यानी आर वायरस लिविंग और नॉन लिविंग। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो विषाणु अथवा वायरस ऐसे कण हैं जो निर्जीव और सजीव दोनों के लक्षण प्रदर्शित करते हैं। तो ये विषाणु अथवा वायरस निर्जीव हैं अथवा सजीव हैं, ये जान लेते हैं। तो पहले ये जान लेते हैं कि वायरस को निर्जीव क्यों कहा जाता है, यानी वायरस को नॉन लिविंग क्यों कहते हैं। तो बता दें, पहला पॉइंट है, प्रत्येक वायरस प्रोटीन खोल में बंद एक डीएनए या आरएनए का अणु होता है। तो इस पॉइंट का अर्थ है कि वायरस केवल प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं, ये सजीव पदार्थ के नहीं बने होते हैं। सजीव पदार्थ जीव द्रव्य नहीं होता है इसमें। तो कुल मिलाकर के इसमें प्रोटीन होती है और डीएनए अथवा आरएनए होता है। फिर दूसरा पॉइंट है, प्रत्येक सजीव कोशिका में दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं, डीएनए और आरएनए। तो बता दें कि न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए, जो सजीव कोशिका में पाए जाते हैं दोनों। लेकिन वायरसों में केवल एक ही प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल होता है, डीएनए अथवा फिर आरएनए। इस पॉइंट का मतलब है कि सभी जीवित जीवों अथवा सजीवों की कोशिकाओं में दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, डीएनए या आरएनए, जबकि वायरस अथवा विषाणु में केवल एक ही प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, या तो डीएनए होगा यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होगा, अथवा आरएनए होगा। इसका पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड है। नाम इसलिए फुल बता दिया है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूरा नाम क्या है, तो राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। फिर अगला पॉइंट है, वायरस कोशिकीय नहीं होते हैं क्योंकि इनमें कोशिका कला, कोशिका द्रव्य तथा कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। मतलब वायरस का शरीर अथवा इनका संगठन कोशिका जैसा नहीं होता है क्योंकि इनमें साइटोप्लाज्म नहीं होता है, अथवा कहें तो हिंदी में कोशिका द्रव्य नहीं पाया जाता है, और ना ही कोशिका कला होती है, और ना ही इनमें कोई भी कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिकांगों में चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, राइबोसोम हो, केंद्रक हो, कोई भी कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं आदि। कोई भी कोशिकांग इसमें होते ही नहीं हैं। तो जब कोशिकीय संरचना ही नहीं होती है तो कोई कोशिकांग भी नहीं होते हैं। ये केवल प्रोटीन और डीएनए अथवा आरएनए के बने होते हैं, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए और प्रोटीन, दो चीज़ों के बने होते हैं बस। फिर अगला पॉइंट है, वायरसों को रेत या नमक आदि के कणों की तरह वर्षों तक बोतलों में भरकर रखा जा सकता है। जो वायरस होते हैं, जैसे रेत होता है, नमक होता है, इसको क्या करते हैं कि बोतलों में भरकर वर्षों तक रख सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही वायरस को रेत या नमक की तरह ही बोतलों में भरकर वर्षों तक रखा जा सकता है। मतलब वायरस को अजीवित अथवा नॉन लिविंग यौगिकों के क्रिस्टलीय कणों के समान, जो अजीवित नॉन लिविंग यौगिक क्रिस्टल होते हैं, उन कणों के समान बोतलों में बंद करके वर्षों तक रख सकते हैं, इसीलिए इन्हें निर्जीव माना जाता है। फिर अगला है, सजीव कोशिकाओं के अंदर
पहुंचने पर ही इनमें पोषण और जनन होता है। इस पॉइंट का अर्थ है कि सजीव कोशिकाओं के बाहर ये सक्रिय नहीं होते हैं, चाहे इन्हें किसी भी पोषक तरल में रखा जाए ताकि सक्रिय हो जाएं या एक्टिव हो जाएं, बट ये एक्टिव नहीं होते हैं। इन्हें चाहे किसी भी संवर्धन माध्यम में रखा जाए, कल्चर मीडियम में रखा जाए, लेकिन ये सक्रिय नहीं होते हैं, अन्य जनन नहीं करते हैं, पैदा नहीं होते हैं। यानी बिना सजीव कोशिका को पाए ये मृत की तरह ही होते हैं। ना पोषण होगा, ना ही जनन होगा, इनमें कोई भी मेटाबॉलिक क्रियाएं नहीं होंगी, यानी इनमें मेटाबॉलिक एंजाइम ही नहीं पाए जाते हैं, तो आदि क्रियाएं ये सब नहीं करते। तो इसीलिए जब तक सजीव कोशिकाओं के अंदर नहीं पहुंचते हैं तब तक पोषण और जनन नहीं होता है, तो इनको मृत माना जाता है। फिर अगला है, वायरसों में कभी भी वृद्धि नहीं होती है। जो वायरस होते हैं इनमें भी कभी भी वृद्धि नहीं होती है। हम सभी लोग जानते हैं कि सजीवों में वृद्धि होती है, सजीव कोशिकाओं में वृद्धि होती है, लेकिन वायरस कणों में कोई भी वृद्धि नहीं होती है। ये उतने ही आकार के हमेशा बने रहते हैं जितने की होते हैं। तो ये तो हुए वायरसों के कुछ ऐसे लक्षण जो इन्हें मृत घोषित करते हैं अथवा निर्जीव घोषित करते हैं, नॉन लिविंग घोषित करते हैं। तो इसलिए वायरसों को नॉन लिविंग माना जाता है। चलिए अब वायरसों के सजीव लक्षण जान लेते हैं, यानी वायरसों के सजीवों के समान लक्षणों को समझ लेते हैं, लिविंग कैरेक्टर्स ऑफ वायरस को जान लेते हैं। तो पहला है, सजीव कोशिकाओं की तरह इनमें भी डीएनए अथवा आरएनए पाया जाता है। अर्थात जो न्यूक्लिक अम्ल सजीव कोशिकाओं में पाए जाते हैं उन्हीं न्यूक्लिक अम्लों में से एक न्यूक्लिक अम्ल इन वायरसों में भी पाया जाता है, फिर चाहे वो डीएनए पाया जाए अथवा आरएनए पाया जाए। भले ही एक ही न्यूक्लिक अम्ल मिलता है वायरसों में, लेकिन है तो सजीवों में पाए जाने वाला न्यूक्लिक अम्ल, इसीलिए इन्हें जीवित कहा जाता है। फिर अगला पॉइंट है, वायरस में सजीव कोशिकाओं के अंदर जनन का गुण होता है। मतलब वायरस जैसे ही सजीव कोशिकाओं के अंदर पहुंचते हैं ये एक्टिव हो जाते हैं और इनमें पोषण शुरू हो जाता है, जनन शुरू हो जाता है। तो जैसे ही वायरस सजीव कोशिकाओं में पहुंचते हैं तो इनका न्यूक्लिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो बहुत तेजी से बार बार द्विगुणित होता है, और बिल्कुल उसी तरह से होता है जैसे सजीव कोशिकाओं में डीएनए का द्विगुणन होता है, इसीलिए इन्हें सजीव माना जाता है। तो कुल मिलाकर के इस पॉइंट का अर्थ हुआ, वायरस जब तक किसी व्यक्ति के शरीर में नहीं घुसते हैं तब तक मरेफिए ही रहते हैं, लेकिन जैसे ही जीवित शरीर अथवा जीवित कोशिका को पाते हैं तो सक्रिय हो जाते हैं और सक्रिय होकर पोषण और जनन शुरू कर देते हैं। फिर अगला पॉइंट है, वायरसों में जीन उत्परिवर्तन पाए जाते हैं, यानी जीनी म्यूटेशंस होता है, और ये उत्परिवर्तन सामान्य कोशिकाओं में पाए जाने वाले डीएनए के समान ही होते हैं। यानी जैसे सामान्य कोशिकाओं में होता है, जैसे अन्य जीवों में जीन उत्परिवर्तन होता है, वैसे ही वायरसों में भी जीन उत्परिवर्तन पाया जाता है, इसीलिए इन्हें जीवित माना जाता है। मतलब जब वायरस किसी जीव के शरीर की कोशिका में पहुंचता है तो कोशिका में पहुंचने पर वायरस के न्यूक्लिक अम्ल के द्विगुणन में कुछ त्रुटियां बिल्कुल वैसे ही उत्पन्न होती हैं, त्रुटियां जैसे सजीव कोशिका के डीएनए के द्विगुणन के समय होती हैं। और जब ये त्रुटियां होती हैं तो इन त्रुटियों के कारण जीन्स में कुछ परिवर्तन हो जाते हैं, इन्हें ही जीन परिवर्तन कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के इस पॉइंट का अर्थ हुआ, वायरस में स्वगुणन ठीक उसी प्रकार होता है जिस प्रकार सामान्य जीवित कोशिका में डीएनए द्विगुणन होता है, इसीलिए इन्हें जीवित माना जाता है, लिविंग थिंग्स माना जाता है। फिर अगला पॉइंट है, वायरस अविकल्पी परजीवी हैं जो अन्य अंतःकोशिकीय रोग उत्पादक जीवों की तरह ही कोशिका के अंदर रहकर रोग उत्पन्न करते हैं। यानी अन्य जो दूसरे अंतःकोशिकीय रोग उत्पादक जीव होते हैं, जो अन्य सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे व्यक्ति में रह करके रोग उत्पन्न करते हैं, वैसे ही वायरस भी कोशिका में रहकर रोग उत्पन्न करते हैं। मतलब वायरस अंतःकोशिकीय रोगोत्पादक परजीवी होते हैं, इंट्रासेल्युलर पैथोजेनिक पैरासाइट्स होते हैं जो कोशिका के अंदर पहुंच करके पोषण करते हैं, द्विगुणन करते हैं, जनन करते हैं और मनुष्यों में या अन्य जीवों में भयानक भयानक से रोग उत्पन्न करते हैं। तो इन सभी लक्षणों को देखते हुए माना जा सकता है कि वायरसों में जीवों के सामान्य जैविक गुणों का समावेश नहीं होता है, लेकिन ये केवल निर्जीव भी नहीं होते हैं। इसीलिए विषाणुविज्ञ वैज्ञानिक लोआफ का कहना है कि विषाणु विषाणु ही है। जो वैज्ञानिक थे, विषाणुविज्ञ वैज्ञानिक जो थे लोआफ, इन्होंने बताया था विषाणु विषाणु ही है, यानी वायरस वायरस ही है।
तो इन सभी लक्षणों को देखते हुए विषाणुओं अथवा वायरसों को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है, विषाणुओं को सजीव और निर्जीव की कड़ी क्यों मानते हैं? क्योंकि इसमें सजीव और निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं। या ऐसे पूछ लेते हैं कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कौन है? 4 ऑप्शन दे रहते हैं, तो विषाणु या वायरस को सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में चीन से एक वायरस फैला हुआ है, कोरोना वायरस। तो ये वायरस बहुत ही आतंक मचाए है, पूरी दुनिया में महामारी फैला रखी है इसने। इसकी संरचना क्राउन जैसी होती है, यानी मुकुट जैसी होती है। और जब ये हमारे शरीर पर अटैक करता है तो कुछ प्रमुख लक्षण दिखते हैं या प्रकट होते हैं, जिन्हें देखकर हमें डॉक्टर से तुरंत सलाह लेनी चाहिए। कौन कौन से लक्षण हैं आपको बता देते हैं। जब कोरोना वायरस हमारे शरीर पर अटैक करता है तो बुखार, थकान, खांसी, नाक बहना, सीने में जकड़न, सांस लेने में प्रॉब्लम, सिर दर्द और फिर बाद में निमोनिया हो जाती है और किडनी फेल हो जाती है। तो जो प्रारंभिक लक्षण दिखते हैं वे सर्दी जुकाम वाले होते हैं, यानी बुखार आता है, खांसी आती है, थकान महसूस होती है, नाक भी बहने लगती है और इसके बाद सीने में जकड़न हो जाती है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, सिर दर्द भी होता रहता है और फिर अंत में निमोनिया और किडनी फेल हो जाती है, व्यक्ति मर जाता है। तो ये कुछ प्रमुख लक्षण हैं जो कोरोना वायरस जब अटैक करता है, कोविड-19 बीमारी हमें हो जाती है, तब ये दिखते हैं। तो सोचिए, इस वायरस ने पूरी दुनिया में महामारी फैला रखी है। अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं तैयार हो पाई है, बड़ी ही तेजी से अपना जहर फैला रहा है। तो ये सब कुछ देखकर आप सोच सकते हैं कि वायरस कितने विषैले होते हैं, इसीलिए इन्हें विषाणु कहा गया है। विषाणु का अर्थ ही होता है विष के अणु, अर्थात जहर के अणु, जो केवल नुकसान ही करते हैं, केवल विष ही फैलाते हैं। आप सभी लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को जीवाणु यानी बैक्टीरिया और विषाणु यानी वायरस के बीच में अंतर बताएंगे, अर्थात डिफरेंसेस बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरस। जानने के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए अब आप लोगों को बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु और वायरस यानी विषाणु में अंतर बता देता हूँ। पहला अंतर है, जीवाणुओं का मापन माइक्रोन में किया जाता है, अर्थात इनके मापन की इकाई माइक्रोन होती है, जबकि विषाणुओं का मापन मिली माइक्रोन में किया जाता है, अर्थात इनके मापन की इकाई मिली माइक्रोन होती है। अगला है, जीवाणु सामान्यतः 2 से 10 म्यू तक यानी 10 माइक्रोन तक आकार के होते हैं, जबकि विषाणु सामान्यतः 10 से 300 मिली माइक्रोन आकार के होते हैं। अगला है, जीवाणुओं को साधारण सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है, जबकि विषाणुओं को केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है, क्योंकि विषाणु जो होते हैं वो जीवाणुओं से भी छोटे होते हैं। अगला अंतर है, जीवाणु सजीव होते हैं, जबकि विषाणु निर्जीव व सजीव के मध्य की कड़ी होते हैं, अर्थात इनको निर्जीव भी माना गया है और सजीव भी माना गया है। या कहें, जब तक कि ये सजीव कोशिका के संपर्क में नहीं आते हैं तब तक ये निर्जीव की तरह ही कार्य करते हैं, और जैसे ही सजीव कोशिका के संपर्क में आते हैं, पोषक के संपर्क में आते हैं, ये सजीव की तरह कार्य करने लगते हैं। अगला अंतर है, जीवाणुओं के शरीर में कोशिकीय संरचना होती है, अर्थात जीवाणु एक कोशिकीय होते हैं, जबकि विषाणुओं के शरीर में कोई भी कोशिकीय संरचना नहीं होती है, अर्थात ये अकोशिकीय होते हैं। अगला अंतर है, जीवाणुओं में कोशिका द्रव्य, गुणसूत्र व राइबोसोम
आदि कोशिकांग पाए जाते हैं, जबकि विषाणुओं में केवल न्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन मिलते हैं, क्योंकि इनमें कोशिका तो होती ही नहीं तो कोशिकांग भी नहीं होंगे। अगला अंतर है जीवाणु सहजीवी, परजीवी, मृतजीवी अथवा स्वतंत्र जीवी होते हैं, अर्थात ये स्वपोषी या परपोषी होते हैं, जबकि विषाणु केवल अविकल्पी परजीवी होते हैं। अगला अंतर है जीवाणु लाभदायक एवं हानिकारक दोनों प्रकार के हो सकते हैं, अर्थात जीवाणु जो होते हैं वो लाभ भी पहुंचाते हैं जीवों को और हानि भी पहुंचाते हैं, दोनों काम इनके होते हैं, जबकि विषाणु केवल हानिकारक ही होते हैं, लाभदायक नहीं होते हैं, अर्थात इनके द्वारा कोई भी लाभ हमें प्राप्त नहीं होते हैं, केवल विषाणुओं के द्वारा हानियां ही प्राप्त होती हैं। अगला अंतर है जीवाणुओं में अलैंगिक व लैंगिक जनन होता है, यानी जनन इनमें अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार का होता है, जबकि विषाणुओं में केवल गुणन होता है, अर्थात ये केवल स्वयं का गुणन करते हैं। अगला अंतर है जीवाणु कोशिका से बाहर भी प्रजनन करते हैं, अर्थात ये कोशिका के अंदर स्वतंत्र रूप से या प्रयोगशाला में कहीं भी प्रजनन कर सकते हैं, जबकि विषाणु केवल जीवित कोशिकाओं में ही प्रजनन करते हैं, अर्थात ये केवल पोषी कोशिका में ही प्रजनन करते हैं। पोषी का मतलब ये होता है जिस पर ये अटैक करते हैं, जिस कोशिका पर, यानी बिना पोषक के निर्जीव होते हैं। अगला अंतर है जीवाणु परजीवी के रूप में विषाणु पर नहीं मिलते हैं, अर्थात जीवाणु कभी भी विषाणुओं पर परजीवी नहीं होते हैं और ना ही इन्हें हानि पहुंचाते हैं, जबकि विषाणु परजीवी होते हैं, अर्थात जीवाणु भोजी होते हैं, यानी जीवाणुओं को भोजन के रूप में करते हैं या जनन के रूप में करते हैं, या कहें तो कुछ विषाणु जीवाणुओं पर परजीवी होते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं। तो ये तो हुई जीवाणु और विषाणु के बीच के कुछ प्रमुख अंतर, अर्थात डिफरेंसेस बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरसेस। आशा है आप लोगों को मेरे द्वारा बताए गए अंतर समझ में आ गए होंगे। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी, उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को विषाणु के बारे में बताएंगे। अंग्रेजी में इसे वायरस कहते हैं, जिसके अंतर्गत विषाणु या वायरस की खोज किसने और कब की, विषाणु या वायरस क्या है अर्थात किसे कहते हैं, वायरस का आकार, आकृति तथा विषाणु या वायरस के कुछ प्रमुख लक्षणों के बारे में डिटेल में बताएंगे। जानने के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए अब विषाणु या वायरस के बारे में बता देता हूँ। विषाणु की खोज रूसी वैज्ञानिक इवानोस्की ने सन 1892 ईस्वी में की थी। इन्होंने तंबाकू की पत्ती में चितेरी रोग की खोज के समय यह खोज की। ये तंबाकू की जो पत्तियां होती हैं उन पर जो चितकबरा रोग होता है, इस चितकबरे रोग की खोज कर रहे थे कि ये चितकबरा रोग किसके कारण होता है, किन सूक्ष्मजीवों के कारण होता है। उसी खोज के समय इन्होंने विषाणु की खोज की। विषाणु का अर्थ है विष के अणु, अर्थात ये विष के अणु होते हैं जो मनुष्य और पौधों में यानी जीवों में रोग उत्पन्न करते हैं। ये प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल के बने उपकोशिकीय संरचना वाले अविकल्पी परजीवी होते हैं, अर्थात ये प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं और इनके जैसा और कोई परजीवी नहीं होता है। ये जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं।
ये केवल जीवित कोशिकाओं के अंदर गुणन कर सकते हैं। मृत कोशिकाओं में वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं, कोई भी गुणन नहीं करते हैं। यदि इनको एक कांच के डिब्बे में, कांच के शीशे में बंद करके रख दिया जाए तो हजारों सालों तक ऐसे ही पड़े रहेंगे, कोई भी इनमें गुणन नहीं होता है। ये जंतु और पादपों में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। अब आते हैं वायरस या विषाणु की माप या साइज पर। विभिन्न प्रकार के वायरसों की माप में काफ़ी भिन्नता होती है, यानी अलग अलग माप के वायरस या विषाणु पाए जाते हैं, अर्थात काफ़ी अलग अलग साइज में ये मिलते हैं। तो सबसे छोटा वायरस या विषाणु लगभग 10 मिली माइक्रोन व्यास का होता है, जो कि मनुष्य में अतिसार रोग यानी डायरिया रोग उत्पन्न करता है। इसका नाम पायरोवायरस है। सबसे बड़ा वायरस विषाणु चेचक का विषाणु या वायरस होता है, जिसकी माप लगभग 300 से 400 मिली माइक्रोन होती है। यानी सबसे छोटा वायरस मनुष्य में अतिसार रोग का कारण बनता है, जिसका नाम पायरोवायरस है, और सबसे बड़ा वायरस चेचक का वायरस होता है, जिसकी माप लगभग 300 से 400 मिली माइक्रोन होती है। अब विषाणु या वायरस की आकृति बता देता हूँ। पादप या पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश वायरस या विषाणु छड़नुमा होते हैं, जैसे टीएमवी। इसका पूरा नाम टोबैको मोज़ेक वायरस है। जंतु वायरस लगभग गोल या कुछ छड़नुमा होते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो वायरस की आकृति गोल, बहुतलीय, दंडाकार, तंतुवत आदि होती है। तो चलिए अब इनके कुछ प्रमुख लक्षणों के बारे में जान लेते हैं। विषाणुओं में अनेक ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जो प्रायः अन्य जीवधारियों में नहीं मिलते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार से हैं। पहला है, विषाणुओं में कोशिकीय संगठन नहीं पाया जाता है, अर्थात ये कोशिकीय जीवों की श्रेणी में नहीं आते हैं। ऐसे जीव जिनमें कोशिकाएं पाई जाती हैं उनकी श्रेणी में ये नहीं आते हैं। दूसरा है, इन्हें केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है, क्योंकि ये जीवाणुओं से भी अति सूक्ष्म होते हैं, इसीलिए इनको केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखा जा सकता है। तीसरा है, वायरस में केवल एक ही प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, अर्थात या तो डीएनए होगा या आरएनए, क्योंकि न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, आरएनए और डीएनए, यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो जो वायरस होते हैं या विषाणु होते हैं इनमें केवल एक ही प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। चौथा है, वायरस सदैव अविकल्पीय अंतःकोशिकीय परजीवी होते हैं, अर्थात ये अपने विशिष्ट पोषद पर ही आक्रमण करते हैं और कोशिकाओं को संक्रमित करके उन्हें नष्ट कर देते हैं और भयानक रोग के लक्षण उत्पन्न करते हैं। पांचवा है, इनमें किसी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है, इसलिए ये किसी भी प्रकार का पोषण नहीं प्राप्त कर सकते हैं, या कहा जाए तो इनमें किसी प्रकार की उपापचयी क्रियाएं नहीं होती। अगला है, इन पर सामान्यतः निम्न ताप, उच्च ताप, सूर्य के प्रकाश आदि का प्रभाव नहीं होता है, यानी इन चीज़ों का इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और अगला है, इन्हें कृत्रिम संवर्धन माध्यम में नहीं उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है। आशा है आप लोगों को विषाणु या वायरस के बारे में जो जानकारी आज के इस अंक में मैंने दी आपको वो समझ में आ गई होगी। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो मैंने पहले से वीडियो अपलोड कर रखे हैं बायो के टॉपिक वाले वो भी आप देख पाएंगे, और इसका आपका कोई पैसा भी नहीं कटेगा सब्सक्राइब करने का। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस।
आज हम आप लोगों को विषाणु या वायरस की संरचना और उसके संगठन के बारे में बताएंगे। जानने के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यदि सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये जो वीडियो मैंने स्क्रीन पर दिखाए हैं आपको, ये पहले से यूट्यूब पर अपलोड कर रखे हैं, इनको भी आप देख पाएंगे। और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले अगले वीडियो की जानकारी भी, उसकी नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए अब विषाणु या वायरस की संरचना को समझा देता हूँ। वायरस के एक कण को विरियान कहते हैं, या कहा जाए कि विषाणु के स्वतंत्र कण को विरियान कहते हैं। प्रत्येक विरियान मुख्य रूप से 2 भागों का बना होता है, यानी प्रत्येक वायरस का कण जो होता है, प्रत्येक जो वायरस होता है, ये मुख्य रूप से 2 भागों का बना होता है। इसमें 2 चीज़ें मुख्य रूप से पाई जाती हैं, कैप्सिड और न्यूक्लिक अम्ल। अब सबसे पहले आपको कैप्सिड के बारे में बता देता हूँ कि ये क्या होता है। कैप्सिड प्रोटीन का बना खोल होता है। ये जो बाहरी आवरण होता है, देख रहे हैं आप चित्र में, यह प्रोटीन का खोल होता है, इसे ही कैप्सिड कहते हैं। जैसा कि आप TMV अर्थात टोबैको मोज़ेक वायरस की संरचना में देख रहे हैं, यह है कैप्सिड, जो बहुत से प्रोटीन एककों का बना होता है, या कहा जाए तो कैप्सिड छोटी छोटी इकाइयों या कैप्सोमियर्स का बना होता है। इन्हें प्रोटीन एकक या कैप्सोमियर्स कहते हैं। ये जो छोटी छोटी इकाइयाँ अंगूर जैसी आपको दिख रही हैं, यही हैं कैप्सोमियर्स। तो ये तो हुआ कैप्सिड। अब आते हैं इसके दूसरे भाग न्यूक्लिक अम्ल पर। न्यूक्लिक अम्ल, कैप्सिड के अंदर न्यूक्लिक अम्ल होता है। अधिकांश जंतु वायरसों तथा बैक्टीरियोफेज में DNA होता है, तथा अधिकांश पादप वायरसों व कुछ जंतु वायरसों में RNA अनुवांशिक पदार्थ होता है। यानी दोनों अनुवांशिक पदार्थों में से कोई एक ही अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, या तो RNA होगा या DNA होगा। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, हर्पीज और इन्फ्लुएंजा वायरस की संरचना में लिपिड्स अथवा लिपोप्रोटीन का बना एक अतिरिक्त सुरक्षा खोल भी है। यह खोल या आवरण प्रायः पोषद की कोशिका कला से बना होता है। इसकी बाहरी सतह पर लाइकोप्रोटीन्स के सूल पाए जाते हैं, यानी कांटे जैसी संरचना पाई जाती हैं। इन्हें लिपोवायरस या पिप्लोमर्स भी कहा जाता है, यानी इनको लिपोवायरस या पिप्लोमर्स भी कह सकते हैं आप। चलिए अब आपको जीवाणु भोजी की संरचना अर्थात बैक्टीरियोफेज की संरचना को समझा देता हूँ। जीवाणुओं के परजीवी वायरस कणों को बैक्टीरियोफेज या हिंदी में जीवाणु भोजी कहते हैं। सबसे पहले आपको बैक्टीरियोफेज का अर्थ समझा देता हूँ। फेज शब्द ग्रीक भाषा के फेगास शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है दूसरों का भक्षण करना। अर्थात ये जीवाणु कोशिका में प्रवेश करके उसका भक्षण करके उसे नष्ट कर देते हैं, इसीलिए इन्हें जीवाणु भोजी कहते हैं या बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज की संरचना बहुत ही जटिल होती है। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, यह भेंक शिशु अर्थात टैडपोल के आकार के होते हैं। इनमें प्रोटीन का बना एक बहुतलीय सिर या हेड, जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये सिर या हेड होता है जो बहुतलीय होता है, और नीचे की ओर एक बेलनाकार लंबी पूंछ होती है। बहुतलीय सिर या हेड के अंदर न्यूक्लिक अम्ल DNA का अणु होता है। ये जो सिर है, ये हेड है, इसके अंदर DNA का अणु होता है। बैक्टीरियोफेज में सिर और पूंछ के बीच में एक ग्रीवा जैसी संरचना होती है। सिर और पूंछ के बीच में एक सकरी पट्टी जैसी कॉलर होती है। अधिकांश विषाणुओं के
पुच्छवत संरचना के स्वतंत्र सिरे यानी नीचे की ओर अंतस्थ प्लेट होती है, या अंग्रेजी में एंड प्लेट भी इसे कहते हैं, जिसमें हुक के समान आपको संरचनाएं दिख रही हैं, इन्हें पुच्छ तंतु कहते हैं। ये जो संरचनाएं दिख रही हैं हुक जैसी 6 पुच्छ तंतु कहलाते हैं। तो ये तो हुई बैक्टीरियोफेज की संरचना। आशा है आप लोगों को विषाणु की संरचना समझ में आ गई होगी। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले अगले वीडियो की जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को जीवाणुओं के वायरस बैक्टीरियोफेज के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बैक्टीरियोफेज है क्या। तो जीवाणुओं के परजीवी वायरस को बैक्टीरियोफेज कहते हैं। इन्हें फेज वायरस अथवा हिंदी में जीवाणु भोजी वायरस भी कहा जाता है। फेज शब्द ग्रीक भाषा फेगास से लिया गया है, जिसका अर्थ है दूसरों का भक्षण करने वाला। तो ये वायरस जीवाणुओं को अपना शिकार बनाते हैं, उनके अंदर परजीवी के रूप में रहते हैं। जो बैक्टीरियोफेज है ये जीवाणुओं के अंदर परजीवी के रूप में पाया जाता है या रहता है। परजीवी यानी जो दूसरे जीव में रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जनन करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। तो ये परजीवी वायरस होता है, इसीलिए इसको बैक्टीरियोफेज या जीवाणुओं का वायरस कहा जाता है या जीवाणु भोजी कहते हैं। तो इस प्रकार से जो बैक्टीरियोफेज होता है ये जीवाणुओं के अंदर रहकर पोषण प्राप्त करता है और जनन करता है। इसके बाद उस जीवाणु को मार देता है, इसीलिए इसे जीवाणु भोजी कहा जाता है। तो जीवाणु भोजी का मतलब ही होता है जो जीवाणुओं का भक्षण करता है, समाप्त करता है, मारता है। अब आपको पता हो गया होगा कि बैक्टीरियोफेज क्या है। तो बैक्टीरियोफेज टैडपोल के आकार के होते हैं अथवा भेंक शिशु के आकार के होते हैं। टैडपोल को हिंदी में भेंक शिशु कहा जाता है। तो या तो टैडपोल के आकार आप कह सकते हैं या भेंक शिशु के आकार में आप कह सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको चित्र में दिखाया हुआ है, ये एक बैक्टीरियोफेज वायरस है जो टैडपोल के आकार का होता है। चलिए अब बैक्टीरियोफेज अथवा जीवाणु भोजी की संरचना को समझ लेते हैं। तो जीवाणु भोजी की संरचना कुछ जटिल होती है। यह टैडपोल अथवा शुक्राणुओं की तरह 2 भागों में बटा होता है। या तो टैडपोल जैसे मैंने भी बताया था, या तो बिल्कुल जैसे शुक्राणु होते हैं, आगे सिर और पीछे पूंछ, वैसे ही बटे होते हैं। यानी शीर्ष या सिर और पुच्छ अथवा पूंछ 2 भागों में बैक्टीरियोफेज बटा होता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इसका सिर बहुतलीय होता है। जो इसका सिर है ये बहुतलीय होता है, जो प्रोटीन का बना होता है। ये पूरा जो सिर है इसका ये प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन का खोल होता है एक। इसी बहुतलीय सिर में न्यूक्लिक अम्ल डीएनए पाया जाता है। यानी जो आनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए, वो इसी बहुतलीय सिर में पाया जाता है, जो कि आप चित्र में देख रहे हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। तो जो बैक्टीरियोफेज वायरस होता है इसमें डीएनए पाया जाता है। बहुतलीय सिर प्रोटीन का बना होता है और इसी के अंदर ये डीएनए पाया जाता है। यहीं पर बताते चलें कि कुछ वायरसों में न्यूक्लिक अम्ल आरएनए पाया जाता है और कुछ में डीएनए होता है। यानी कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिसमें केवल आरएनए होता है और कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिनमें केवल डीएनए होता है। तो कुल मिलाकर वायरस में एक ही न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा। तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, और आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड अथवा राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। तो कुछ वायरसों में एक सूत्रीय डीएनए पाया जाता है। यानी कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिनमें केवल एक सूत्रीय डीएनए पाया जाता है, अथवा कुछ में द्विसूत्रीय भी पाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसमें द्विसूत्रीय पाया जाता है। लेकिन यहाँ जो ये बैक्टीरियोफेज है, मैंने अभी आपको बताया कि इसमें द्विसूत्रीय डीएनए अणु पाया जाता है। अब बहुतलीय सिर के बाद, इसके बारे में मैंने डिटेल से आपको बताया है बहुतलीय सिर के बारे में। अब बहुतलीय सिर के बाद स्प्रिंग के समान पूंछ वाला भाग, ये जो आप भाग देख रहे हैं ये स्प्रिंग के समान पूंछ वाला भाग है, यानी पुच्छ भाग होता है बैक्टीरियोफेज का। सिर तथा पूंछ, इन दोनों भागों के बीच में एक सकरी पट्टी है। ये जो सिर है
और ये वाली जो पूँछ है इसके बीच में ये जो एक पट्टी आप सक्रिय देख रहे हैं इसे कॉलर कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कॉलर कहा जाता है। हम इसे ग्रीवा या गर्दन भी बोल सकते हैं या कह सकते हैं। तो ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये पूँछ के अंतिम सिरे पर अंतस्थ प्लेट या इंड प्लेट होती है। ये वाली जो आप देख रहे हैं ये पूँछ के आखिरी भाग में अंतस्थ प्लेट, इसे हिंदी में या तो अंग्रेजी में इंड प्लेट बोला जाता है। इसी प्लेट से हुक के समान 6 लंबे पुच्छ तंतु या टेल फाइबर्स या फिलामेंट पाए जाते हैं। यानी ये जो पुच्छ है इसके अंत में अंतस्थ प्लेट है, इंड प्लेट है। इसी प्लेट से हुक के समान 6 लंबे पुच्छ तंतु, ये वाले जो पुच्छ तंतु हैं, पाए जाते हैं या इन्हें टेल फाइबर्स भी कहते हैं या टेल फिलामेंट्स भी कहा जाता है। और इसी से 6 छोटे छोटे खूंटी के समान प्रवर्ध भी इसी में देखिए ये वाले निकले हुए हैं। इन्हें स्पाइक भी आप कह सकते हैं या प्रवर्ध कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर बैक्टीरियोफेज की संरचना में ये वाला बहुतलीय सिर होता है जो प्रोटीन का बना होता है और इसी के अंदर आनुवांशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है। इस बहुतलीय सिर के बाद ये पतली पट्टी कॉलर कहलाती है। इसके बाद में ये पूँछ वाला भाग होता है, मतलब सिर और पूँछ के बीच में यही कॉलर वाली पट्टी होती है। पूँछ देखिए स्प्रिंग जैसी कुंडलित है। जो इसकी पूँछ है ये स्प्रिंग जैसी कुंडलित होती है और ये पूँछ के आधार पर एक प्लेट है जिसे इंड प्लेट या अंतस्थ प्लेट कहते हैं या पुच्छ प्लेट भी कहा जाता है। इसी प्लेट से जुड़े 6 पुच्छ तंतु सूत्र निकले रहते हैं और फिर इन्हीं सूत्रों से 6 छोटे छोटे कीलनुमा प्रवर्ध निकले रहते हैं या प्रवर्ध को आप अंग्रेजी में स्पाइक भी कह सकते हैं, जिन्हें स्पाइक माने कांटे होते हैं, निकले होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को जीवाणु भोजी का जीवन चक्र बताएंगे, अर्थात लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको जीवाणु भोजी क्या होता है या बैक्टीरियोफेज क्या है और इसकी संरचना बताया था। आज के वीडियो में लाइफ साइकिल बताएंगे। तो जीवाणु भोजी अनुकूल परिस्थितियों में जनन करते हैं, अर्थात अनुकूल परिस्थितियां पाते ही जनन करते हैं और जनन के लिए बैक्टीरियोफेज अपनी पूँछ के सिरे को जीवाणु से चिपकाता है। जो इसका पूँछ का सिरा होता है उसके जीवाणु के सिरे से चिपका देता है। इसकी पूँछ से एक एंजाइम निकलता है। जब चिपकाता है तो इसकी पूँछ से एक प्रकार का एंजाइम निकलता है जो जीवाणु से चिपकने और घुसने में हेल्प करता है। ये एंजाइम क्या करता है? उसके शरीर में, उसकी शरीर की सतह से घुसने में उसके अंदर और चिपकने में हेल्प करता है। जीवाणु भोजी का डीएनए जो होता है वो जीवाणु की कोशिका में प्रवेश कर जाता है, अर्थात बैक्टीरियोफेज का डीएनए जीवाणु की कोशिका में प्रवेश कर जाता है और प्रवेश करने के बाद गुणन करता है। जैसे ही प्रवेश करता है गुणन करना शुरू कर देता है। इसके बाद सभी डीएनए खंडों पर प्रोटीन का आवरण बन जाता है और गुणन के बाद जो सभी डीएनए खंड होते हैं अलग अलग, उन पर प्रोटीन का आवरण बन जाता है और बहुत से बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी बन जाते हैं। तब जीवाणु कोशिका फट जाती है। जब उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरियोफेज बन जाते हैं अथवा जीवाणु भोजी बन जाते हैं तो जो जीवाणु की कोशिका होती है वो फट जाती है। इस प्रकार से सभी बैक्टीरियोफेज बाहर निकल आते हैं और नए बने जीवाणु भोजी अब नए जीवाणुओं पर आक्रमण करते हैं। जो नए जीवाणु भोजी बन जाते हैं, बैक्टीरियोफेज बन जाते हैं, वे सभी नए जीवाणुओं पर आक्रमण करते हैं। बता दें कि जीवाणु भोजी के जीवन चक्र को संक्रमण चक्र भी कहा जाता है। जो इसका जीवन चक्र होता है बैक्टीरियोफेज का, इसे संक्रमण चक्र भी कहते हैं। यानी लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज को इन्फेक्शन ऑफ साइकिल भी कहा जाता है। अब बहुत से जीवाणु भोजी बनते हैं, इसीलिए इसे प्रजनन अथवा रिप्रोडक्शन कहा जाता है। यानी विषाणु या जीवाणु भोजी का रिप्रोडक्शन होता है। तो ये पूरा चक्र कई स्टेप में पूरा होता है, कई चरणों में पूरा होता है। चलिए अब डिटेल से हर स्टेप को एक एक करके चित्र के माध्यम से समझा देते हैं ताकि परीक्षा में कैसे लिखेंगे, कैसे चित्र बनाएंगे आपको समझ में आ जाए। तो पहला स्टेप है अधिशोषण या एडजॉर्प्शन।
तो फेज कण के पोषण कोशिका की सतह पर जुड़ने को अधिशोषण या संक्रमण कहते हैं। यानी जो बैक्टीरियोफेज वायरस है जीवाणु या बैक्टीरिया की कोशिका से चिपकता है तो उसे ही अधिशोषण कहा जाता है। वायरस के पुच्छ तंतुओं से विशेष प्रकार का हार्मोन स्रावित होता है। जब चिपकता है तो इसके पुच्छ तंतुओं से विशेष प्रकार का हार्मोन स्रावित होता है जिसकी सहायता से ये चिपकता है और चिपकने में फेस के पुच्छ तंतु या इंड प्लेट सहायता करती है। फिर आते हैं अगले स्टेप भेदन या पेनिट्रेशन पर। तो फेस के पुच्छ तंतुओं के जीवाणु सतह पर चिपकने के साथ ही एक एंजाइम समूह सक्रिय हो जाता है जो पोषद कोशिका की भित्ति पर छिद्र बनाने में सफल हो जाता है। मतलब जब जीवाणु भोजी अथवा बैक्टीरियोफेज जीवाणु की सतह से चिपकता है तो पूंछ से एक प्रकार का एंजाइम निकलता है। एंजाइम कौन सा तो बता दें, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो एंजाइम निकलता है तो जो एंजाइम निकलता है इसकी सहायता से जीवाणु की कोशिका में छिद्र बन जाता है। कहा जाए तो एंजाइम छिद्र बनाने में हेल्प करता है। छिद्र बनाने के बाद पुच्छ तंतु जीवाणु सतह पर चिपकते हैं और तंतु इस प्रकार मुड़ते हैं कि इंड प्लेट या अंतस्थ प्लेट जीवाणु की भित्ति के संपर्क में आ जाती है। यानी उसकी जो भित्ति होती है उसकी संपर्क में इंड प्लेट आ जाती है। मतलब छिद्र बनते ही पुच्छ तंतु सिकुड़ जाते हैं और इंड प्लेट जीवाणु से चिपक जाती है। फिर आते हैं अगले स्टेप अंतःक्षेपण अथवा इंजेक्शन पर। तो इंड प्लेट का जीवाणु कोशिका से चिपकने के बाद पूंछ का प्रोटीन आवरण लंबाई में सिकुड़ता है। यानी स्प्रिंग की तरह इसकी पूंछ सिकुड़ जाती है और इसी समय केंद्रीय नलिकाकार क्रोड पोषद कोशिका में बनाए गए छिद्र से होकर भीतर प्रवेश करता है और डीएनए जीवाणु के कोशिका द्रव्य में प्रवेश कर जाता है। मतलब जैसे ही स्प्रिंग की तरह पूंछ सिकुड़ती है तब डीएनए नलिका के माध्यम से जीवाणु के अंदर चला जाता है अथवा डीएनए जीवाणु के कोशिका द्रव्य में अंतःक्षेपित हो जाता है। इसीलिए हेडिंग थी अंतःक्षेपण। या डीएनए इंजेक्ट हो जाता है और फेज का शेष शरीर बाहर ही रह जाता है। यानी डीएनए अंदर चला जाता है और जो उसका फेज का बैक्टीरियोफेज का बाकी शेष शरीर होता है वो बाहर ही रह जाता है। अब आते हैं अगले स्टेप अव्यक्त काल या लैटेंट पीरियड पर, अथवा इसी को बायोसिंथेटिक फेज भी कहा जा सकता है या हिंदी में कहें जैव संश्लेषणात्मक प्रावस्था भी कहा जा सकता है। फेज डीएनए के जीवाणु कोशिका में प्रवेश के साथ ही पोषण कोशिका को अन्य फेज अणु के प्रति प्रतिरोधी बनाया जाता है। मतलब पोषक कोशिका में पहुंचते ही वायरस का जीनोम अत्यधिक सक्रिय हो जाता है और जीवाणु की कोशिका के जीनोम का अपघटन करता है। अर्थ यह हुआ कि जैसे ही वायरस का डीएनए या जीनोम जीवाणु की कोशिका में पहुंचा तो जीवाणु के डीएनए अथवा जीनोम को अपघटित करता है। इसके बाद पोषक कोशिका में होने वाली समस्त क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। मतलब जीवाणु की कोशिका में होने वाली सभी मेटाबॉलिक क्रियाओं को रोकता है या उनको कंट्रोल करके रोकता है। यानी जीवाणु की कोशिका के सारे कार्यों पर कब्जा कर लेता है, उसको कुछ भी नहीं करने देता है कह लीजिए। और फिर कुछ समय बाद फेज डीएनए के नियंत्रण में संश्लेषण क्रियाएं प्रारंभ करता है। मतलब कुछ समय बाद वो वायरस खुद अपने हिसाब से काम शुरू करता है जिसमें कुछ प्रारंभिक प्रोटीन्स बनती हैं। जब काम शुरू करता है तो क्या बनती है, कुछ प्रारंभिक प्रोटीन्स बनती हैं जो नए एंजाइम्स के रूप में कार्य करके नए विषाणुविक डीएनए अणुओं का तीव्र गति से संश्लेषण करती हैं। बैक्टीरिया पर नियंत्रण करने के बाद कुछ प्रोटीन्स को बनाता है जो वायरल डीएनए का निर्माण करती हैं और साथ ही साथ विषाणु की नई प्रोटीन्स भी बनाती हैं। फिर आते हैं अगले स्टेप परिपक्वन या मैच्योरेशन पर। तो पोषद कोशिका में आवश्यक प्रोटीन्स बनने पर फेज अणुओं के बनाने का कार्य परिपक्वन या मैच्योरेशन कहलाता है। मतलब जब जीवाणु की कोशिका में जरूरी प्रोटीन्स बन जाती हैं तब बैक्टीरियोफेज के अणु बनना शुरू हो जाते हैं। इसे ही परिपक्वन कहा जाता है अथवा मैच्योरेशन कहते हैं। इस दौरान सिर का भाग पहले बनता है। जब परिपक्वन प्रावस्था शुरू होती है, मैच्योरेशन प्रावस्था शुरू होती है, तो बैक्टीरियोफेज का जो सिर का भाग होता है वो पहले बनता है। यानी पहले फेज का सिर या हेड बनता है और
पुच्छ के निर्माण में अंतस्थ प्लेट पहले बनती है। इसके बाद पुच्छ के निर्माण में अंतस्थ प्लेट बन जाती है या इंड प्लेट बनती है। तो इस प्रकार से जब पूंछ बनने लगती है तो इंड प्लेट का निर्माण पहले ही हो जाता है या पहले से ही बन जाती है। इसके बाद नलिकाकार क्रोड और अंत में पुच्छ तंतुओं का निर्माण होता है या टेल फाइबर्स का निर्माण होता है। एक पोषक कोशिका में लगभग 200 फेज अणु बनते हैं। मतलब एक जीवाणु कोशिका में जब जीवाणु भोजी जीवाणु कोशिका को संक्रमित करता है तो उसमें लगभग 200 जीवाणु भोजी का निर्माण होता है। यानी एक जीवाणु कोशिका से लगभग में 200 बैक्टीरियोफेज बनते हैं। फिर आता है अगला स्टेप लयन या निर्मुक्त, या इसे ही रिलीज भी कहा जा सकता है। तो फेज अणुओं के संतोषजनक संख्या में बन जाने पर पोषक कोशिका के फट जाने से फेज अणु निर्मुक्त हो जाते हैं। मतलब जब जीवाणु भोजी पूर्ण रूप से बन जाते हैं तो जीवाणु कोशिका फट जाती है और बैक्टीरियोफेज बाहर निकल आते हैं। यानी जैसे ही मेच्योर हो जाते हैं तो निर्मुक्त होना होता है, तो जीवाणु कोशिका जाती है फट, और जीवाणु कोशिका फटने पर जितने भी बैक्टीरियोफेज बने होते हैं वह सब बाहर निकल आते हैं और नई जीवाणु कोशिका को संक्रमित करने के लिए तैयार हो जाते हैं या नई जीवाणु कोशिका को संक्रमित करने लगते हैं। इस प्रकार से बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल चलती रहती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि बैक्टीरियोफेज की जो लाइफ साइकिल होती है इसे लिटिक साइकिल क्यों कहते हैं या संलयनी चक्र क्यों कहा जाता है। तो सामान्यतः पोषद कोशिकाओं में विरियॉन्स की काफ़ी प्रतिलिपियां बनती हैं। बैक्टीरियोफेज वायरसों के विरियॉन्स पोषक कोशिका के अपघटन या लयन के कारण विमुक्त होते हैं। अतः इन वायरसों के पोषक कोशिकीय चक्र को संलयनी चक्र अथवा लिटिक साइकिल कहा जाता है। आपको यहाँ पर बताते चलें कि विरियॉन्स क्या हैं। तो विषाणु का एक स्वतंत्र कण विरियॉन कहलाता है। यानी जो वायरस का एक स्वतंत्र कण होता है उसे विरियॉन कहा जाता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि सामान्यतः पोषक कोशिकाओं में वायरस के काफ़ी प्रतिलिपियां बन जाती हैं। जो विरियॉन्स होते हैं, वायरस के कण जो होते हैं, उनकी काफ़ी प्रतिलिपियां बन जाती हैं। मतलब विरियॉन्स की काफ़ी प्रतिलिपियां बन जाती हैं। और विरियॉन्स यानी विषाणु का एक स्वतंत्र कण, यानी विषाणु के एक स्वतंत्र कण की काफ़ी प्रतिलिपियां, कई सारे कण बन जाते हैं। तो बैक्टीरियोफेज वायरसों के जो विरियॉन्स होते हैं, जो कण होते हैं, पोषक कोशिका के अपघटन या लयन के कारण विमुक्त होते हैं। मतलब जो जीवाणु था उसकी कोशिका फटी या अपघटन हुआ उसका, तब ये जितने भी कण थे सब बाहर निकलते हैं, विमुक्त होते हैं। इसीलिए वायरसों के पोषक कोशिकीय चक्र को लिटिक साइकिल कहा जाता है, अथवा इसीलिए वायरसों के पोषक कोशिकीय चक्र को संलयनी चक्र भी कहा जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसे लिटिक साइकिल क्यों कहा जाता है, या हिंदी में कहें तो इसे संलयनी चक्र क्यों कहा जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को एड्स के बारे में बताएंगे, जिसके अंतर्गत एड्स क्या है या किस कारण से होता है, इसकी खोज किसने की, इसका पूरा नाम क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, यानी जब यह हो जाता है तो क्या क्या लक्षण प्रकट होते हैं, इसकी रोकथाम कैसे की जाए, क्या करें क्या ना करें तो एड्स नहीं होगा, HIV क्या है, HIV का पूरा नाम क्या है, आदि चीज़ों के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो जानने के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखते रहिए। और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए अब एड्स के बारे में अच्छी तरह से आप लोगों को समझा देता हूं, ताकि इस महामारी से आप बच सकें। सबसे पहले इसके इतिहास के बारे में संक्षिप्त रूप से जान लिया जाए। सन 1981 ईस्वी में इस रोग का पता चला था और सन 1983 ईस्वी में डॉक्टर लक मॉन्टगेनियर ने इस रोग के वायरस की खोज की थी। आजकल यह रोग तेजी से विश्व भर में फैल रहा है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों के अनुसार संसार के 150 देशों में लगभग 2 करोड़ से भी अधिक लोग एड्स रोग से पीड़ित हैं, जिनमें से पुरुषों की संख्या बहुत अधिक है। माना जाता है कि सबसे पहले इस रोग का विषाणु HIV अफ्रीका के खास प्रजाति के बंदरों में पाया गया था और वहीं से यह पूरी दुनिया में फैला।
अब आप लोग जान चुके होंगे कि एड्स एक विषाणु जनित रोग है जो HIV विषाणु से फैलता है। तो ये तो हुआ इसका इतिहास। अब आप लोगों को इसका पूरा नाम बता देता हूँ। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है, या हिंदी में कहें तो उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम। मतलब ये कि एड्स कोई एक अलग सी बीमारी नहीं है, ये हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करती है, यानी बीमारियों से लड़ने की क्षमता को कम करती है, जिससे अन्य बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं और हम रोगग्रसित हो जाते हैं। इसी को एड्स कहते हैं। तो ये तो हुआ इसका पूरा नाम। चलिए अब एड्स के वायरस HIV की संरचना को समझ लेते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, HIV वायरस की संरचना, इसमें 3 प्रमुख भाग हैं। केंद्रीय भाग सेंट्रल कोर, मध्य भाग कैप्सिड तथा बाहरी भाग लाइकोप्रोटीन खोल। HIV एक गोल आवरण युक्त वायरस है। इसका व्यास 90 से 120 nm होता है। यह एक रेट्रोवायरस है। इसका आनुवांशिक पदार्थ एक सूत्रीय होता है। RNA 2 टुकड़ों में बटा है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। इसी RNA के साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नामक एंजाइम लगा होता है। कैप्सिड के बाहर का आवरण कोशिका कला के समान द्विस्तरीय लिपिड का बना होता है। इसकी बाहरी सतह पर लाइकोप्रोटीन्स के बने अनेक वृंत युक्त खूंटी सदृश घुंडियां लगी होती हैं। तो ये तो हुई संक्षिप्त रूप से HIV की संरचना। अब आपको बताते हैं कि यदि एड्स हो गया है तो क्या क्या लक्षण प्रकट होंगे, यानी HIV संक्रमण के लक्षण। सिम्टम्स ऑफ HIV इन्फेक्शन। किसी व्यक्ति के शरीर में HIV के प्रवेश को प्राथमिक संक्रमण कहते हैं। जो व्यक्ति है HIV संक्रमित हो चुका है तो ये लक्षण 2 से 4 सप्ताह में दिखाई नहीं देंगे, लेकिन इसके बाद 70 से 80% व्यक्तियों में लक्षण जो दिखाई देते हैं वो लक्षण है हल्का ज्वर, सिर दर्द, बदन दर्द, फोड़े फुंसियां, घबराहट आदि। ये लक्षण प्रकट होते हैं। फिर लक्षण शीघ्र ही समाप्त भी हो जाते हैं और लगभग 3 से 12 वर्षों तक कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। यानी इतनी लंबी दूरी तक अब आपको कोई भी लक्षण नहीं दिखेंगे HIV संक्रमण के। तो अब आप लोगों को बता दूं कि लक्षण तो इतने सालों तक नहीं दिखाई देंगे, लेकिन HIV वायरस अपना काम अंदर ही अंदर करता रहता है। यानी इसी बीच T4 लिम्फोसाइट्स कोशिकाओं में HIV का प्रतिरोधभवन होता रहता है। यह लिम्फोसाइट कोशिकाएं आपके ब्लड रक्त में पाई जाती हैं और धीरे धीरे रुधिर के साथ पूरे शरीर में फैलता रहता है तथा रुधिर के साथ साथ अन्य तरल पदार्थों में, जो आपके शरीर में अन्य तरल पदार्थ होते हैं, उनमें भी पहुंच जाता है। 3 से 12 वर्षों के बाद T4 लिम्फोसाइट्स के विनाश के कारण, यानी इसके कारण जो विनाश हो जाता है इन कोशिकाओं का, संक्रमित व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। ऐसा व्यक्ति पूर्ण विकसित एड्स रोग का शिकार हो जाता है। तो ये लक्षण दिखते हैं। कौन कौन से लक्षण दिखेंगे? निमोनिया, अंधापन, पागलपन, चेहरे पर दाने, त्वचा कैंसर, लगातार बुखार रहना, अतिसार, भूख की कमी, कमजोरी, थकावट, पूरे शरीर में दर्द, सूखी खांसी, मुख व आंतों में घाव, जननांगों पर मस्से आदि रोग प्रकट होंगे। अंततः व्यक्ति का प्रतिरक्षण तंत्र इतना अक्षम हो जाता है कि व्यक्ति मलेरिया, TB आदि कई प्रकार के संक्रामक रोगों के कारण मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये तो हो गए HIV संक्रमण होने पर उनके लक्षण। अब आपको बता दूं एड्स कैसे फैलता है, यानी HIV का प्रसारण कैसे होता है। तो इसमें से पहला है, संक्रमित पुरुषों के वीर्य में HIV होता है, अतः यह लैंगिक सहवास के द्वारा सबसे अधिक फैलता है। दूसरा है, रक्ताधान द्वारा, यानी संक्रमित व्यक्तियों का रुधिर स्वस्थ व्यक्तियों को देने से HIV का संक्रमण
फैलता है, अतः बिना जांच किए किसी का खून ना लें और ना दें। तीसरा है इंजेक्शन सुई के प्रयोग द्वारा, यानी डॉक्टरों द्वारा इंजेक्शन सुई से व्यक्तियों को इंजेक्शन लगाने से एचआईवी रोगी से स्वस्थ मनुष्यों में यह पहुंच जाता है। अतः इंजेक्शन का प्रयोग एक व्यक्ति पर करने के बाद दूसरे व्यक्ति पर उस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चौथा है संक्रमित माता से एचआईवी भ्रूण में यह शिशु के जन्म के बाद दुग्धापान द्वारा शिशु में पहुंच जाता है। और अगला है स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमित व्यक्ति के अंग प्रत्यारोपण से भी एचआईवी संक्रमण हो जाता है। तो ये तो हुए वो कारण जिससे एड्स फैलता है। अब आपको बता दूं कि इसको नियंत्रित कैसे किया जाए, यानी एड्स का नियंत्रण। पहला है, सबसे पहली बात तो व्यक्तियों को एड्स से संबंधित पूर्ण जानकारी कराना चाहिए, ताकि यदि पूर्ण जानकारी होगी तो जानकारी ही बचाव है। और दूसरा है इंजेक्शन सुई का एक बार प्रयोग करने के बाद फेंक देना चाहिए। तीसरा, दाता के रुधिर का परीक्षण करने के बाद ही रुधिर देना चाहिए। चौथा, अंग प्रत्यारोपण के लिए भी अंगों का एचआईवी परीक्षण कराना चाहिए। पांचवा, सहवास के लिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए तथा कंडोम का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ आपको एक जानकारी और बता दूं कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, यानी 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब लास्ट में आपको बताता हूं कि एड्स रोग निदान एवं उपचार कैसे किया जाए। एचआईवी के संक्रमण की पहचान अर्थात रोग निदान वैसे तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा वीर्य, योनिस्राव, लार, दुग्ध, रुधिर आदि तरल पदार्थों में वायरस की उपस्थिति से की जा सकती है, परंतु वैज्ञानिकों ने इसकी सरल रासायनिक जांच की विधियों का आविष्कार कर लिया है। रुधिर में उपस्थित एंटीबॉडीज की सीरमी जांच द्वारा पता लगाकर एचआईवी का संक्रमण होने पर या ना होने का निर्धारण किया जाता है। इस जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है, यानी एलिसा किट का प्रयोग किया जाता है। एलिसा का पूरा नाम एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे किट, यानी हिंदी में कहें तो एंजाइम संलग्न प्रतिरोधी शोषक जांच किट है। आशा है आप लोगों को एड्स के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी और आप दूसरे लोगों को भी यह जानकारी देंगे। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को कोरोना वायरस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कोरोना वायरस सबसे पहले किस देश से फैला? चीन, जापान, स्पेन, इटली। तो आंसर होगा कोरोना वायरस सबसे पहले चीन देश से फैला। ये चीन के वुहान शहर से सबसे पहले फैला था दिसंबर 2019, दिसंबर के पहले हफ्ते में 2019 में ये फैला। फिर अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों ने सबसे पहले कोरोना वायरस को क्या नाम दिया था? वैज्ञानिकों ने सबसे पहले कोरोना वायरस का क्या नाम दिया? कोविड-19, चाइना वायरस, सार्स CoV-2, बीजिंग वायरस। तो आंसर होगा इसका सार्स CoV-2, यानी कि SARS का मतलब है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। रेस्पिरेटरी अर्थात श्वसन तंत्र से संबंधित है ये। तो इसका वैज्ञानिकों ने सबसे पहले SARS CoV-2 नाम दिया था। फिर अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को क्या नाम दिया गया? यानी कोरोना वायरस से कौन सी बीमारी होती है, क्योंकि ये वायरस का नाम है तो इससे बीमारी कौन सी होती है? कोविड-19, चाइना, कोरोना 19, बीजिंग डिसीज। तो इसका आंसर होगा
कोविड-19 अर्थात कोरोना वायरस डिसीज़ 19, ये बीमारी कोरोना वायरस से होती है। तो ये बीमारी का नाम है जो कोरोना वायरस से होती है, कोविड-19 ये बीमारी है। फिर अगला प्रश्न है, कोविड-19 को किसने महामारी घोषित किया? इस बीमारी को किसने महामारी घोषित किया था? अमेरिका, चीन, WHO, भारत। तो इस बीमारी को या कोविड-19 को महामारी WHO ने घोषित किया था। WHO का पूरा नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है और इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। अगला प्रश्न है, कोविड-19 को WHO ने महामारी कब घोषित किया, यानी डेट बताना है। ऑप्शन है 11 मार्च 2020, 10 मार्च, 12 मार्च, 13 मार्च 2020। तो कोविड-19 को WHO ने 11 मार्च 2020 को महामारी घोषित किया था। फिर अगला प्रश्न है, कोविड-19 मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ये जो बीमारी है ये मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े, इनमें से कोई नहीं। तो कोविड-19 नामक बीमारी जो कोरोना वायरस से होती है ये फेफड़े को प्रभावित करती है। फिर अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस या कोविड-19 के टेस्ट का क्या नाम है? यानी इस वायरस से होने वाली बीमारी जो कोविड-19 है इसके टेस्ट का क्या नाम है? तो GFR टेस्ट, एलिसा टेस्ट, RT-PCR टेस्ट, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा RT-PCR टेस्ट। यहाँ पर इसका पूरा नाम आपको बता देते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस। तो इसमें न्यूक्लिक एसिड की गुणात्मक प्रतिक्रिया का पता लगाया जाता है, यानी कि श्वसन अंगों से नमूने लेकर के, रक्त से नमूने लेकर के उनका पता लगाते हैं। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है? यानी इस बीमारी के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है? निपाह, SARS-CoV-2, HIV, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा SARS-CoV-2 यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये वायरस जिम्मेदार है इस बीमारी का। फिर अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के मुख्य लक्षण क्या होते हैं? कोरोना वायरस के मुख्य लक्षण कौन से हैं? जब ये वायरस हमारे शरीर में फैल जाता है, कोविड-19 बीमारी हमें हो जाती है, तो कौन से लक्षण प्रकट होते हैं? तो पहले बुखार, फिर सांस लेने में प्रॉब्लम और खांसी, ये लक्षण आते हैं। यानी तीनों सही होंगे, तो आंसर सही होगा डी वाला, ये सभी सही हैं। फिर अगला प्रश्न है, सबसे पहले कोरोना वायरस को अस्थायी रूप से क्या नाम दिया गया था? HIV, 2019 NCOV2, SARS, कोरोना। तो सबसे पहले कोरोना वायरस को अस्थायी रूप से 2019 NCOV2 नाम दिया गया था। तो नोवेल कोरोना वायरस इसको कहा गया था सबसे पहले, N फॉर नोवेल, तो नोवेल कोरोना वायरस के नाम से पहले जाना गया था। फिर अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? हिंदी, अंग्रेजी, लैटिन, इनमें से कोई में नहीं। तो आंसर इसका सही होगा, लैटिन भाषा से कोरोना वायरस का नाम उत्पन्न हुआ है। फिर अगला प्रश्न है, इस वायरस का नाम कोरोना वायरस कैसे पड़ा? यानी इसको कोरोना वायरस क्यों कहा गया? तो क्राउन जैसा स्ट्रक्चर होने के कारण इसका नाम कोरोना वायरस पड़ा। तो ये गोल सा होता है और उस पर कांटेनुमा संरचनाएं निकली रहती हैं, इसीलिए इसको कोरोना वायरस कहा जाता है। क्राउन जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। फिर अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के कारण किस देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया? भारत, चीन, नेपाल, अमेरिका। तो कोरोना वायरस के कारण भारत देश में कर्फ्यू लगाया गया। फिर अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के कारण भारत में किस दिन जनता कर्फ्यू लगाया गया? तो अब यहाँ पर दिन बताना है, वहाँ पर देश बताना था। तो देश भारत, और किस दिन लगाया गया? 20 मार्च 2020, 24 मार्च, 23 मार्च और 22 मार्च। तो आंसर सही होगा इसमें 22 मार्च 2020 को कोरोना वायरस के कारण भारत देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत ने कोविड-19 इमरजेंसी फंड में कितनी सहायता राशि देने की घोषणा की है? $10 मिलियन, $15 मिलियन, $25 मिलियन, $100 मिलियन। तो भारत ने कोविड-19 इमरजेंसी फंड में $10 मिलियन राशि देने की घोषणा की है। फिर अगला प्रश्न है, कोविड-19 शब्द में VI का क्या अर्थ है? कोविड-19 जो शब्द है इसमें VI का क्या अर्थ है? तो VI फॉर वायरस होता है और CO कोरोना और D फॉर डिसीज़ होता
है। तो इसका अगर कोविड का पूरा नाम देखा जाए तो कोरोना वायरस डिसीज़, जो COVID है, इसका पूरा नाम कोरोना वायरस डिसीज़ है। और 19 इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये 2019 में आया। तो कोरोना वायरस डिसीज़ इसका पूरा नाम अगर पूछा जाता है प्रश्न में तो हो जाएगा। और VI का नाम वायरस होता है, अर्थ इसका आंसर सही हो जाएगा बी वाला। फिर अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के कारण सबसे ज़्यादा मौतें किस देश में हुई? चीन, इटली, अमेरिका, स्पेन। कोरोना वायरस के कारण सबसे ज़्यादा मौतें इटली देश में हुई। इटली के बारे में आपको बता दें कि यहाँ पर 6077, ये 24 मार्च 2020 तक की सूचना का मैंने आपको बताया है, 6077 व्यक्ति मर चुके हैं कोरोना वायरस के कारण। सबसे ज़्यादा जनता यहाँ पर मरी है और इसके बाद चीन का नंबर आता है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर, कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन सा था? यानी सबसे पहला राज्य कौन सा था जहां पर कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन किया गया? गुजरात, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब। तो इसका आंसर सही होगा, लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य राजस्थान था। आंसर सही होगा बी वाला। फिर अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस से जागरूक करने के लिए व्हाट्सएप ने कौन सा फीचर लॉन्च किया है? इससे जागरूक करने के लिए व्हाट्सएप ने कौन सा फीचर लॉन्च किया है? व्हाट्सएप न्यूज, व्हाट्सएप गो, व्हाट्सएप चैट बॉक्स, व्हाट्सएप लाइव। तो इसमें आंसर सही होगा सी वाला, व्हाट्सएप चैट बॉक्स। कोरोना वायरस से जागरूक करने के लिए व्हाट्सएप ने। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस से जागरूक करने के लिए फेसबुक ने कौन सा फीचर लॉन्च किया है? कोरोना वायरस टिप्स, कोरोना वायरस न्यूज, कोरोना वायरस इन्फॉर्मेशन, कोरोना वायरस इन्फॉर्मेशन सेंटर। तो फेसबुक ने कोरोना वायरस से जागरूक करने के लिए ऑप्शन सही होगा डी वाला, कोरोना वायरस इन्फॉर्मेशन सेंटर नामक फीचर लॉन्च किया है फेसबुक ने कोरोना वायरस से जागरूक के लिए। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस से जागरूक करने के लिए इंस्टाग्राम ने कौन सा फीचर लॉन्च किया है? तो कोरोना वायरस से जागरूक करने के लिए इंस्टाग्राम ने इंस्टाग्राम फीड नामक फीचर लॉन्च किया है। ए वाला ऑप्शन सही होगा। फिर अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस से जागरूक करने के लिए गूगल ने कौन सी वेबसाइट लॉन्च की है? कोरोना वायरस से बचने के लिए गूगल ने कौन सी वेबसाइट? तो इसमें आंसर सही होगा, google.com/covid19 नामक वेबसाइट लॉन्च की है। तो कोरोना वायरस से जागरूक करने के लिए गूगल ने बी वाला ऑप्शन जो सही है ये वेबसाइट लॉन्च की है। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस ने चीन में कब दस्तक दी? दिसंबर के पहले सप्ताह में, जनवरी के पहले सप्ताह में, दिसंबर के दूसरे सप्ताह में, जनवरी के दूसरे सप्ताह में। तो आंसर सही होगा, कोरोना वायरस ने चीन में दिसंबर के पहले सप्ताह में दस्तक दी थी, यानी दिसंबर 2019 पहले सप्ताह। अगला प्रश्न है, आज की डेट तक पूरी दुनिया में कितने लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं? तो आज की डेट तक इस वायरस से संक्रमित व्यक्ति 4,16,686, ये 26 मार्च का है। चलिए आपको एक डैशबोर्ड दिखाते हैं जो WHO ने जारी किया है, अभी मैंने देखा था। तो ये देखिए, कन्फर्म केसेस 4,16,686 कन्फर्म केस हैं जो संक्रमित हैं व्यक्ति कोरोना वायरस से। और फिर नीचे है 18,589 कन्फर्म डेथ हो चुकी है पूरे देश में, जितने भी देश हैं, यानी पूरी दुनिया का यहाँ पर दिया गया है। तो 18,589 लोग मर चुके हैं इस वायरस से। और 197 कंट्रीज़ में इसने अटैक कर दिया है, यानी 197 देशों में ये अटैक कर चुका है, ये महामारी फैल चुकी है। आशा है आप सभी लोगों को कोरोना वायरस के सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को वायरस से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर बताएंगे जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से शुरू हुई। ये वुहान शहर चीन के किस प्रांत में स्थित है? हुबेई, शंघाई, शेनज़ेन से इनमें से कोई नहीं। तो आंसर सही होगा इसमें हुबेई। तो वुहान शहर चीन के हुबेई प्रांत से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के कारण RBI ने रेपो रेट को घटाकर कितना कर दिया है? रेपो रेट को घटाकर
4.4, 5.7, 4.9, 6.5%। तो इसका आंसर होगा कोरोना वायरस के कारण आरबीआई ने रेपो रेट 4.4 कर दिया है, यानी घटा करके 4.4 कर दिया है। रेपो रेट वह दर है जिसे बैंकों को उनकी ओर से आरबीआई में जमा धनराशि पर ब्याज मिलता है। कोविड-19 के कारण किस राज्य सरकार ने राशन कार्ड धारकों को 1,000 रुपये देने की घोषणा की है? पंजाब, राजस्थान, बिहार, हरियाणा। तो इसमें आंसर सही होगा बिहार। बिहार सरकार ने राशन कार्ड धारकों को 1,000 रुपये देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया के तहत बनी पहली कोविड-19 टेस्ट किट को किसके द्वारा मंजूरी मिली है? WHO, इसरो, CDSCO, यूनिसेफ। आंसर इसका सही होगा CDSCO। यहीं पर आपको बता दें, CDSCO का पूरा नाम सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन होता है। भारतीय फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरणों के लिए एक निकाय होती है ये, और यूरोपीय संघ की यूरोपीय दवाओं की एजेंसी अमेरिका के खाद्य और औषधि प्रशासन के समांतर कार्य करती है ये। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के इलाज के लिए देश का सबसे बड़ा अस्पताल कहाँ स्थापित किया जाएगा? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा। आंसर सही होगा उड़ीसा में कोविड-19 अर्थात कोरोना वायरस के इलाज के लिए देश का सबसे बड़ा अस्पताल उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, रिलायंस ने किस शहर में कोविड-19 समर्पित अस्पताल खोला है? रिलायंस इंडस्ट्री ने ऐसा कौन सा शहर, इसमें से चंडीगढ़, मुंबई, नई दिल्ली, भोपाल, कौन से शहर में कोविड-19 समर्पित अस्पताल खोला है? तो आंसर होगा इसमें मुंबई में। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रवासी श्रमिकों और गरीबों के लिए कितने लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है? तो इसमें आंसर सही होगा 1.7 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है। फिर अगला प्रश्न है, कोविड-19 पुनर्वास एवं राहत कोष की स्थापना किसने की? नीति आयोग ने, CII ने, SII ने, इनमें से किसी ने नहीं। तो आंसर इसमें सही होगा CII ने। आपको यहीं पर बताते चलें कि CII का फुल फॉर्म कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज होता है, भारतीय उद्योग संघ। भारत में उद्योग के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने और बनाए रखने के लिए ये काम करती है। फिर अगला प्रश्न है, किसने WHO के साथ मिलकर कोविड-19 के बारे में लोगों को जागरूक करने की घोषणा की है? किसने? शिल्पा शेट्टी, विराट कोहली, आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा। तो इसमें आंसर सही होगा प्रियंका चोपड़ा ने WHO के साथ मिलकर कोविड-19 के बारे में लोगों को जागरूक करने की घोषणा की है। फिर अगला प्रश्न है, किस बोर्ड ने कोविड-19 के कारण छात्रों के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? CBSE, NCERT, ICSE, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर सही होगा पहला वाला CBSE ने अर्थात सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने छात्रों के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के कारण टोक्यो ओलंपिक को कितने सालों के लिए रद्द किया गया है? कोविड-19 के कारण अर्थात कोरोना वायरस के कारण टोक्यो ओलंपिक कितने सालों के लिए रद्द हुआ है? 1, 2, 3, 4। तो इसमें आंसर सही होगा 1 साल के लिए रद्द हुआ है। 2020 में होना था, अब 2021 में होगा। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के खिलाफ फीफा के जागरूकता अभियान के लिए किसे चुना गया है? विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, सुनील छेत्री, अक्षय कुमार। तो आंसर सही होगा सुनील छेत्री को चुना गया है। फीफा का पूरा नाम फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन होता है, और जो सुनील छेत्री हैं ये भारतीय फुटबॉलर हैं जो स्ट्राइकर या विंगर के रूप में खेलते हैं और भारतीय राष्ट्रीय टीम के कप्तान भी हैं। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने कोविड-19 इमरजेंसी क्रेडिट लाइन शुरू की है? SBI, PNB, देना बैंक, BOI बैंक। तो आंसर सही होगा SBI ने कोविड-19 इमरजेंसी क्रेडिट लाइन शुरू की है। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PNB पंजाब नेशनल बैंक। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए पंजाब में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? कोवा पंजाब, पंजाब फीड, कोरोना फ्री पंजाब, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर सही होगा कोरोना वायरस से बचने के लिए या जागरूक होने के लिए कोवा पंजाब नामक ऐप लॉन्च किया गया है। फिर अगला प्रश्न है, किस देश की राजकुमारी का
कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है? स्पेन, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस। तो आंसर सही होगा स्पेन की राजकुमारी मारिया टेरेसा थी जिनका कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है। फिर अगला प्रश्न है, कोविड-19 के कारण पूरा विश्व मंदी में प्रवेश कर चुका है, यह घोषणा किसने की? WHO, ADB, IMF, यूनिसेफ। तो आंसर सही होगा यह घोषणा IMF ने की थी। IMF अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, या अंग्रेजी में इसका फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा जानकारी और दें IMF के बारे में। ये 189 देशों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता है। ये वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, गरीबी को कम करने के लिए होता है। अगला प्रश्न है, कोविड-19 से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते किसने शुरू किया? भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर सही होगा कोविड-19 से निपटने के लिए भारतीय थल सेना ने ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने कोरोना वायरस की 5 मिनट में पुष्टि करने वाला टेस्ट किट लॉन्च किया है? केवल 5 मिनट में पुष्टि करने वाला टेस्ट किट। अमेरिका, भारत, रूस, इटली। तो आंसर सही होगा अमेरिका की एबार्ट लैब यानी अमेरिका ने टेस्ट किट ऐसी लॉन्च की है जो 5 मिनट में कोरोना वायरस की पुष्टि करती है। अगला प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री कोरोना वायरस टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं? जापान, रूस, ब्रिटेन, जर्मनी। आंसर सही होगा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कोरोना वायरस टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। अगला प्रश्न है, कोविड-19 से सबसे अधिक मृत्यु वाला देश कौन सा बना? अमेरिका, इटली, चीन, स्पेन। आंसर सही होगा इसमें इटली। इटली में सबसे अधिक लोग कोविड-19 अर्थात कोरोना वायरस के कारण मारे गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने कोरोना संक्रमित लोगों की लोकेशन ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? कोरोना वायरस, कोरोना कवच, कोरोना गो, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर सही होगा कोरोना कवच। भारत सरकार ने कोरोना संक्रमित लोगों की लोकेशन ट्रैक करने के लिए कोरोना ऐप लॉन्च किया है। यदि आपने ये मोबाइल में इंस्टॉल कर रखा है तो आपके आसपास कोई भी अगर कोरोना वायरस से संक्रमित दिखती है तो ये इंडिकेट करता है। अगला प्रश्न है, हंता वायरस ने किस देश को प्रभावित किया है? हंता वायरस, जापान, इटली, चीन, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर सही होगा चीन। हंता वायरस ने चीन देश को प्रभावित किया है। ये चूहों से फैलता है। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के कारण किस राज्य ने गरीब लोगों को 1 महीने का मुफ्त अनाज देने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर सही होगा इसमें उत्तर प्रदेश राज्य ने गरीब लोगों को 1 महीने का मुफ्त अनाज देने की घोषणा की है, वो भी कोरोना वायरस के कारण, कोविड-19 बीमारी के कारण। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के लिए टीम 11 का गठन किया है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर सही होगा उत्तर प्रदेश राज्य ने कोरोना वायरस के लिए टीम 11 का गठन किया है। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के कारण RBI ने बकाया ऋणों पर EMI भुगतान पर कितने महीने की मोहलत दी है? चलिए आपको बताते हैं। EMI इसका मतलब क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट और हिंदी में समान मासिक किस्त कहा जाता है। तो इसमें आंसर होगा 3 मंथ के लिए, यानी कोरोना वायरस के कारण RBI ने बकाया ऋणों पर EMI भुगतान पर 3 महीने की मोहलत दी है। तो इस प्रकार से आज के प्रश्न पूरे हुए। आशा है आप सभी लोगों को सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को वायरस संक्रमण के प्रति प्राकृतिक सुरक्षा बताएंगे अर्थात नेचुरल डिफेंस अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो किसी भी वायरस के इन्फेक्शन से कैसे बचा जाए, इसका सबसे बेस्ट तरीका आपके पास खुद है, सबके पास है, बस उसे स्ट्रांग बनाना है। यदि आप ये तरीका कर ले गए तो वायरस आपको कभी भी संक्रमित नहीं कर पाएगा। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि ऐसा क्या है मेरे पास
जिसको स्ट्रांग बनाने से वायरस अटैक नहीं कर पाएगा, तो वो ये है शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र, यानी इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी। तो मैं बताऊंगा आज की प्रतिरक्षा तंत्र क्या है, इसे कैसे बढ़ाया जाए, कैसे मजबूत किया जाए या कैसे स्ट्रांग किया जाए। और जब ये इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाएगा तो वायरस को शरीर से कैसे भगाएगा, यानी शरीर को संक्रमित होने से कैसे रोकेगा, और क्या क्या खाएं तो हमारा इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र स्ट्रांग होगा अथवा मजबूत होगा। तो इन सब के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखते रहिएगा। यदि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत हो गया तो सर्दी, खांसी, फेफड़े के संक्रमण, किडनी के संक्रमण आदि नहीं होंगे। और हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कोरोना वायरस के संक्रमण के लक्षण क्या क्या हैं। तो लक्षणों में सर्दी, खांसी और फिर फेफड़ों पर अटैक करता है, यानी इसका मुख्य अंग क्या होता है अटैक का, फेफड़े होते हैं, और फिर अंत में किडनी फेल हो जाती हैं। तो सोचिए, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करके वायरस से पूरी तरह से बचा जा सकता है, क्योंकि प्रतिरक्षा तंत्र सर्दी, खांसी, फेफड़े के संक्रमण और किडनी जैसे संक्रमण को रोकता है। तो चलिए अब जानते हैं कि प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यून सिस्टम क्या है। तो किसी जीव में रोग जनकों और विषैले पदार्थों को पहचान कर तथा उन्हें नष्ट करके जीव की रक्षा करने वाले तंत्र को प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं, अथवा इसको सरल भाषा में कहें तो रोगों से लड़ने की क्षमता को ही प्रतिरक्षा तंत्र कहा जाता है। जो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता होती है उसे ही प्रतिरक्षा तंत्र अथवा इम्यून सिस्टम कहते हैं। तो प्रतिरक्षा का मतलब ही होता है कि रोगों के प्रति लड़ना, और शरीर के अंदर है ये पूरा तंत्र, तो इसीलिए प्रतिरक्षा तंत्र हुआ। तो कुल मिलाकर के यदि आपको परिभाषा लिखना हो तो लिखेंगे कि शरीर में रोगजनक जीवों और विष पदार्थों से लड़ने की क्षमता को प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। बता दें कि शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। इन्होंने सबसे पहले वैक्सीन शब्द का प्रयोग किया था। शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र दो प्रकार की होती है, यानी जो शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र होता है ये मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला स्वाभाविक और दूसरा है उपार्जित। तो ये जो स्वाभाविक प्रतिरक्षा है ये प्रत्येक व्यक्ति को माता पिता से प्राप्त होती है, और जो उपार्जित प्रतिरक्षा है ये हम लोग उपार्जित करते हैं या बनाते हैं। तो माता पिता से जो मिली है वो तो आपके पास है, और उसे भी थोड़ा बहुत आप लोगों ने गलत खान पान की वजह से कम कर दिया है। अब ये जो उपार्जित वाली है इसे कैसे स्ट्रांग करेंगे, कैसे अर्जित करेंगे, कैसे बनाएंगे, चलिए हम बता देते हैं, ताकि आपका प्रतिरक्षा तंत्र स्ट्रांग हो जाए, मजबूत हो जाए और वायरस संक्रमण से आप बच सकें। तो कैसे मजबूत करेंगे? पहला काम आपको ये करना है कि 8 घंटे की नींद लें। यदि स्वस्थ रहना चाहते हैं तो 8 घंटे सोना बहुत ज़रूरी है, वरना शरीर की सारी मेटाबॉलिक क्रियाएं गड़बड़ा जाती हैं। दूसरा काम यह है कि सुबह जल्दी उठकर कम से कम 30 मिनट तक पैदल चलें, या कह लीजिए टहलें, या आप साइकिल भी चला सकते हैं। फिर घर में आकर मंजन कुल्ला करके कम से कम 3 से 4 तुलसी की पत्तियां भी आप खा सकते हैं, यदि आप चाहें तो। ये काम प्रतिदिन आप करें तो खाली पेट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। तुलसी की जगह पर आप चाहें तो बादाम रात में भिगो दें पानी में, और सुबह उठकर उनका छिलका निकाल कर खाएं। ऐसा करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और साथ ही साथ दिमाग भी तेज होगा। अब अगला काम, सुबह के नाश्ते में दलिया का प्रयोग करें, अथवा अंकुरित अनाज जरूर लें। और भी अच्छा रहेगा कि अंकुरित अनाज लें, चाहें तो आप फल भी ले सकते हैं। फिर सुबह की धूप जरूर लें। जो सुबह सुबह की धूप होती है वो धूप जरूर लें, क्योंकि सुबह की धूप में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में होती है। यदि आप चाय पीते हैं तो हरी चाय पिएं, यानी ग्रीन टी का इस्तेमाल करें। प्रतिदिन संतुलित मात्रा में लहसुन जरूर खाएं। संतुलित मात्रा में थोड़ा सा लहसुन आप जरूर खाएं, क्योंकि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसमें एल्शिन नामक तत्व पाया जाता है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को तेज करता है। फिर अगला है टमाटर का प्रयोग जरूर करें, और साथ ही साथ संतरा, नींबू, आंवला, मौसमी आदि विटामिन सी वाले फलों का प्रयोग जरूर करें। बता दें कि टमाटर में लाइकोपीन नामक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, और विटामिन सी के भी होता है, साथ ही साथ फाइबर भी पाया जाता है। तो टमाटर का प्रयोग जरूर कीजिए, और विटामिन सी वालों फलों का भी प्रयोग कीजिए,
क्योंकि ये WBC बनाने में सहयोग करते हैं। यानी WBC का मतलब है वाइट ब्लड कार्पल्स का निर्माण करते हैं, श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण करते हैं। क्योंकि जो हमारा ब्लड होता है वो 3 प्रकार की रक्त कणिकाओं से मिलकर बना होता है, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और रुधिर प्लेटलेट्स। यदि आप लोग रुधिर के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो ये जो WBC होती हैं ये रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाती हैं, रोगाणुओं को नष्ट करती हैं। फिर अगला है, इन सब कामों के अलावा पालक, सलाद, गुड़, अखरोट, दालचीनी, दही, गाजर, चुकंदर, प्याज, लाल मिर्च की जगह पर हरी मिर्च आदि का प्रयोग जरूर करें। ऐसा करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ेगी। तो प्रतिदिन दूध जरूर लें, क्योंकि दूध संपूर्ण आहार होता है, दूध लेना अति आवश्यक होता है। और कद्दू के बीज आप खा सकते हैं, कद्दू के बीज खाने से भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इन सब के साथ साथ धूम्रपान, शराब, तली भुनी चीज़ें, खासकर ऐसी तली भुनी चीज़ें जो बाहर की हों, मार्केट की हों, वो ना खाएं, घर की आप खा सकते हैं। इन सब का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दें, यानी शराब, धूम्रपान, तली भुनी चीज़ों का प्रयोग बंद कर दें। तो ये सभी काम करने से आपका इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत हो जाएगा और शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता भी आ जाएगी, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत हो जाएगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है। यदि आपका प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत हो जाएगा तो ये रोगाणुओं को कैसे भगाएगा, वायरस को आपके शरीर से कैसे भगाएगा। बता दें कि वायरस एंटीजन होते हैं, या हिंदी में कहें तो वायरस प्रतिजन होते हैं। एंटीजन को हिंदी में प्रतिजन कहा जाता है, जो विष उत्पन्न करके परपोषी की शारीरिक क्रियाओं में बाधा पहुंचाते हैं। परपोषी वह जीव यानी जिनके अंदर ये वायरस रहते हैं उसको परपोषी कहा जाता है। तो परपोषी की शारीरिक जो क्रियाएं होती हैं उसमें बाधा पहुंचाते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि वायरस को हिंदी में विषाणु कहते हैं, और विषाणु को संधिविच्छेद किया जाए तो विष के अणु होता है, विष के अणु। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि वायरस प्रतिजन या एंटीजन है जो विष पैदा करते हैं, और जिस जीव में पहुंचते हैं उसके शरीर में होने वाली जैविक क्रियाओं में बाधा उत्पन्न करते हैं। यानी जिस जीव में पहुंचे तो उसके शरीर में जो जैविक क्रियाएं होती हैं उनमें बाधा उत्पन्न करते हैं और रोग पैदा करते हैं। अब प्रतिरक्षा तंत्र अथवा इम्यून सिस्टम का कार्य क्या होता है, तो इम्यून सिस्टम परजीवी तथा उनसे उत्पन्न विष पदार्थों को नष्ट करके शरीर का रोगों से बचाव करता है। हमने पहले आपको बताया था, जब परिभाषा बताया था कि रोगों से लड़ने की क्षमता ही प्रतिरक्षा तंत्र कहलाती है, इम्यून सिस्टम कहलाता है। तो बताया कि उनसे उत्पन्न विष पदार्थों को नष्ट करके, जो वायरस हैं इनसे उत्पन्न विष पदार्थों को नष्ट करके शरीर का रोगों से बचाव करता है, यानी विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाव करता है। मतलब प्रतिरक्षा तंत्र वायरस और वायरस से उत्पन्न विष को नष्ट करता है और रोगों से रक्षा करता है, और साथ ही साथ नए बने विषैले पदार्थों या एंटीजन को नष्ट करने के लिए नई एंटीबॉडीज भी बनाता है। यानी जो नए विषैले पदार्थ बनते हैं, नए एंटीजेंस बनते हैं, उनको नष्ट करने के लिए, खत्म करने के लिए, उनका विनाश करने के लिए नई नई एंटीबॉडीज भी बनाता है। अब ये एंटीबॉडीज क्या है जान लेते हैं। तो प्रतिरक्षा तंत्र की जो लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं, ये लिम्फोसाइट कोशिकाएं प्रत्येक वायरस के प्रतिजन के लिए विशेष प्रतिजन विनाशक बनाते हैं। जो प्रत्येक वायरस होते हैं, जो हर एक वायरस होता है, उसके प्रतिजन के लिए विशेष प्रतिजन विनाशक बनाते हैं। मतलब इम्यून सिस्टम की जो लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं वे वायरस के प्रतिजन को खत्म करने के लिए एक पदार्थ का निर्माण करती हैं। उसी पदार्थ को एंटीबॉडीज कहते हैं अथवा प्रतिरक्षी प्रोटीन कहते हैं। एंटीबॉडीज यानी प्रतिरक्षी प्रोटीन कहा जाता है। यहीं पर बताते चलें कि कुछ लिम्फोसाइट कोशिकाएं स्मृत कोशिकाओं में बदल जाती हैं। स्मृत कोशिकाओं यानी याद वाली कोशिकाओं में, यानी कुछ लिम्फोसाइट कोशिकाएं मेमोरी सेल में चेंज हो जाती हैं, जो भविष्य में दोबारा संक्रमण से शरीर की सुरक्षा करती हैं। मतलब ये मेमोरी सेल उस वायरस को याद रखती हैं, उसकी संरचना को याद रखती हैं। फिर जब कभी भी ये दोबारा आता है तो ये कोशिकाएं उसको तुरंत पहचान लेती हैं और तुरंत पहचान कर उसका विनाश कर देती हैं या उसे खत्म कर देती हैं और रोगों से हमारी रक्षा करती हैं। तो इस प्रकार से हमारे शरीर की सुरक्षा करती हैं। इस तरह से वायरस के खिलाफ प्रतिरक्षा स्थापित हो जाती है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये जो प्रतिरक्षा तंत्र है कैसे काम करता है, हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता कैसे बढ़ाता है और रोगों से कैसे लड़ता है, रोगाणुओं को कैसे भगाता है।